नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के इस बेहद ही खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड के राजवंशों की। दोस्तों, झारखंड के राजवंशों की यदि हम चर्चा करें तो हमें पता है कि ये झारखंड के राजवंशों से जेएसएससी और साथ ही जेपीएससी के सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो इसलिए ये वीडियो खास हो जाता है आप सबके लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या खास है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि झारखंड के राजवंशों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ हमने समझाया है कि झारखंड के राजवंशों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखें। सबसे पहला है झारखंड का मुंडा राज, दूसरा है सिंहभूम का सिंह वंश, तीसरा है छोटा नागपुर खास का नागवंश और चौथा और अंतिम है पलामू का रक्सेल वंश। ये मुख्य हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि इन झारखंड का, जैसे कि झारखंड का मुंडा राज, सिंहभूम का सिंह वंश, छोटा नागपुर खास का नाग वंश और पलामू का रक्सेल वंश, इन सब का डिटेल्ड अध्ययन करेंगे अभी और समझेंगे कि इनमें क्या क्या खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा का विषय है हमारा झारखंड का मुंडा राज। चलिए अब हम चर्चा करेंगे झारखंड का मुंडा राज का। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कहता है कि झारखंड की जनजातियों में मुंडा जनजाति को राज्य निर्माण प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि क्रेडिट किसे किया गया है झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने का श्रेय झारखंड के जनजातियों में सबसे अग्रणी मुंडा जनजाति मानी जाती है, जिसने कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। इसी प्रकार से इसमें खास है ये कि रीता मुंडा तथा ऋषा मुंडा, इन्हें हम रीता मुंडा या ऋषा मुंडा के नाम से जानते हैं, इन्हें ही राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का क्रेडिट दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासन नियुक्त किया था। ठीक है, ये ध्यान रखें कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक किसने नियुक्त किया, तो उसका आंसर हो जाएगा ऋषा मुंडा। सुतिया ने जिनको मुंडाओं का शासक नियुक्त किया गया था, उन्होंने अपने राज्य को 7 गढ़ों और 21 परगनाओं में विभक्त किया। ठीक है, ये बहुत ही खास है कि आपको 7 गढ़ याद रखना है और 21 परगना याद रखना है। ठीक है, 7 गढ़ों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? देखिए, वर्तमान में जो लोहरदगा है पहले लोहागढ़ माना जाता था, उसके बाद हजारीबाग, फिर पालुनगढ़ जिसको पलामू के नाम से अब जानते हैं, मानगढ़ मानभूम जो पुरुलिया वाला एरिया है, सिंहगढ़ सिंहभूम, केसलगढ़ और सूरजगढ़ जिसको सुरगुजा भी कहते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्षेत्र जो थे वो 7 गढ़ों में शामिल थे मुंडा राज के दौरान। दोस्तों, 21 परगनाओं में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें जो नाम है शामिल वो हैं ओमदंडा, दोईसा, खुखरा, सुरगुजा, जसपर, गंगपुर, गिरगा, बिरुआ, लचरा, बिरना, सोनपुर, बेलखादर, बेलसिंह, तमाड़, लोहारडी, खैरसिंह, उदयपुर, बुनाई, कोरिया और चंगमंकर। तो ये याद रख लीजिएगा क्योंकि ये खास है। तो 7 गढ़ और 21 परगना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। और ख़ास बात ये कि इस राज्य का अंतिम राजा कौन था, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो अंतिम राजा मदरा मुंडा थे। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हमें समझना है सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में। ठीक है, अब हमारा चर्चा का जो विषय है वो है सिंहभूम का सिंह वंश। तो दोस्तों, सिंहभूम, जिस तरह से आप जानते हैं सिंहभूम के बारे में, सिंहभूम का जो सिंह वंश है ये हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंह बोंगा के नाम पर किया गया है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अगर या देखा हो, क्वेश्चन पेपर्स देखा हो, तो उसमें उनके कुल देवता जो सिंह बोंगा हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम्स में। तो इसलिए ये सेंटेंस, ये जो पॉइंट है ये काफ़ी खास है, इसको याद कर लें कि हो जनजाति जो है, ठीक है, उनके कुल देवता सिंह बोंगा है। साथ ही दोस्तों, सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की 2 शाखाओं का जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है,
तो पहली शाखा कौन सी थी दोस्तों? पहली शाखा के संस्थापक जो थे वो काशीनाथ सिंह को माना जाता है, और दूसरी शाखा के जो संस्थापक थे वो दर्प नारायण सिंह को माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, काशीनाथ सिंह, दर्प नारायण सिंह। तो ये सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में जानकारी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब चर्चा का विषय है छोटा नागपुर खास का नाग वंश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले मुंडा राज के बाद जो वंश आई, ठीक है, वो थी नाग वंश। और नाग वंश की स्थापना किसने की, ये परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, फणी मुकुट राय। ठीक है, इसकी स्थापना फणी मुकुट राय ने की। तो फणी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। अब ये जाहिर सी बात है कि जिसने स्थापना की है वो उसका आदि पुरुष होगा, यानी प्रारंभिक होगा। तीसरा पॉइंट कहता है, फणी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया तथा वहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये याद रखिएगा कि सुतियांबे में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपको आंसर देना है फणी मुकुट राय ने। इसी प्रकार से फणी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया। ठीक है, और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। क्योंकि आप नाम से यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो भवराय श्रीवास्तव थे, ठीक है, ये गैर आदिवासी थे। ठीक है, जैसा कि इनके नाम से ही ज्ञात है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि फणी मुकुट राय सिर्फ यहाँ के लोकल्स से कनेक्टेड नहीं थे, बल्कि गैर आदिवासियों से भी कनेक्टेड थे। ठीक है, तो ये याद रखने की बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फणी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय, ये तीनों शासक बने एक के बाद एक। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की। अब ये चुटिया जो है दोस्तों, याद रखिएगा कि रांची का पुराना नाम भी है। ठीक है, किशुनपुर, चुटिया या चुटिया नागपुर, ये रांची का पुराना नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है भीमकर्ण। तो ये जो ध्यान रखिएगा, भीमकर्ण प्रथम शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। मतलब थे भाई साहब उसी वर्ग से, यानी कि ये राय ही थे, लेकिन उन्होंने अपना टाइटल राय नहीं रख करके कर्ण कर लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भीमकर्ण ने सुरगुजा या सरगुजा के रक्सेल राजा, यानी कि जो उधर पलामू क्षेत्र वाले थे, ठीक है, को बरवा की लड़ाई में पराजित कर दिया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बरवा की लड़ाई किन राजाओं के बीच हुई, तो एक भीमकर्ण थे, ठीक है, राइट, और उधर रक्सेल राजा। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, इस विजय के बाद रक्सेलों को लूटा जिसमें उसने वसुदेव की मूर्ति प्राप्त की। ठीक है, तो वसुदेव की मूर्ति प्राप्त किसे हुई, भीमकर्ण को। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, समझने की बात है यहाँ पे, भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये नाम से आप रिलेट कर सकते हैं, याद कर लेंगे कि भीमकर्ण ने बनवाया भीम सागर। ठीक है, तथा अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित की। तो चुटिया से स्थानांतरित करके खुखरा कर दिया, किसने, भीमकर्ण ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शिवदास कर्ण ने गुमला के घाघरा में हाप मुनि मंदिर की स्थापना की। अब स्थापना में ध्यान रखिएगा कि एक मराठा ब्राह्मण को उन्होंने बुलाया जिनका नाम था सियानाथ देव। तो ये बहुत ही खास नाम है। ठीक है, और उनके हाथों भगवान विष्णु की मूर्ति की प्रतिमा, ठीक है, स्थापित करवाई, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि घाघरा, गुमला के घाघरा में हाप मुनि मंदिर किस भगवान की या किस भगवान की प्रतिमा उस मंदिर में स्थापित है, तो भगवान विष्णु, आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, लोधी वंश के समकालीन जो थे नागवंशी राजा, वो कौन कौन से थे, तो प्रतापकर्ण थे, छत्रकर्ण थे और विराटकर्ण थे। ठीक है, नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। और अभी भी अगर आप देखें तो नागवंशियों का वहाँ पे रातूगढ़ में एक राजमहल है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंश भी रहे हमारे झारखंड में, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि दूध पानी शिलालेख।
तथा गोविंदपुर शिलालेख से मानभूम के मान वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध भूमिज स्वराज्य आंदोलन इसी राजवंश के शासनकाल में उभरा। अब यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भूमिज स्वराज्य आंदोलन किस राजवंश के शासनकाल में उभरा, तो आपको यहाँ पे बताना होगा मानवंश। आंसर क्या हो जाएगा? मानवंश। मान राजाओं ने सबर जनजाति पर घोर अत्याचार किया था। वैसे तो कई राजवंशों का शासन रहा और कई राजवंशों के शासनकाल में जो यहाँ के लोकल्स थे, जो जनजाति थे, उन पर काफ़ी अत्याचार किया गया था। रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने की थी। अब ये जो बागदेव सिंह थे, ये कौन थे भाई? ये थे नागवंशी राजाओं के दरबार में। ठीक है, लेकिन नागवंशी शासकों से इनका थोड़ा मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गया, इसलिए उन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, अब रामगढ़ में बहुत बाघ हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो बागदेव सिंह, ये बाघ भी और सिंह भी। ठीक है, चलिए। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी। अब ये याद रखिएगा, सिसिया। और उप राजधानी भी थी, तो उप राजधानी पद्मा थी। इतनी छोटी सी जगह को में इन्होंने राजधानी उप राजधानी बना रखी थी दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है पलामू का चेरो वंश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेरो वंश, ये हमेशा एग्जाम में आता है। तो पलामू का चेरो वंश जो था, उसकी स्थापना 1572 ईस्वी में भगवत राय ने रक्सेलों को पराजित करके की थी। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि पलामू का चेरो वंश की स्थापना कब हुई? तो 1572 में। दूसरा, इसके संस्थापक जो थे वो भगवत राय थे। कौन थे? भगवत राय। और इन्होंने किसे हराया था? तो रक्सेलों को। कहाँ हराया था? पलामू में। ढाल वंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था। अब एग्जाम में आ सकता है कि क्या ढाल वंश के शासनकाल में नरबली प्रथा प्रचलित था? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल था। चलिए, पंचेत राज्य का राज चिन्ह कपिला गाय का पूंछ या फिर चंवर था। चंवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि अगर कोई सपोज करिए कि राजा है, ठीक है, वो राजा के बगल में दो पंखा झलने वाले जो रहते हैं ना, ठीक है, उसे हम कहते हैं चंवर। तो इस चंवर को हम समझ लीजिए कि यहाँ पे एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। पंचेत राज्य के जो राजा थे उन्होंने बनाया था अपने राज्य में। तो इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया, क्योंकि ये गाय के अंगों को अपना प्रतीक चिन्ह बनाए रखे थे इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज जो हमने समझा इस वीडियो में, वो हमारे, जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि जेपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए तो खास हैं ही, साथ ही जेएसएससी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ही खास हैं। तो आप इस वीडियो के थ्रू आप जितना हो सके रिवीजन कर लीजिए और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको और किन विषयों पर वीडियोस चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो अवेलेबल कराएं जल्द से जल्द। और वीडियोस को अगर आपको ठीक लगा हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशंस भी ज़रूर दें।